मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल के आंखों में आंखें डाल के कहा चल हट पगली तेरी इतनी औकात नहीं। तो राधे राधे भाई लोग, कैसे बानी जरा हुआ सब। हम आशा करते नहीं कि रहुआ सब एकदम मस्त होकम जा, जबरदस्त होकम जा और अपन अपन तैयारी में पूरी तरीका से व्यस्त होकम जा। तो हम मधु रउआ सबके स्वागत करते नहीं रउआ सबके अपन यूट्यूब चैनल कोचिंग गांव वाला 2.0 पर। सबसे पहले तो हम रउआ सबसे बहुत हाथ जोड़ के माफी मांगतनी कि 2 दिन तक क्लास बहुत डिस्टर्ब भई रहे। हम कैलहू रहनी मैसेज पोल कैले रहनी पोस्ट कैले रहनी कि कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से हमारे क्लास अपलोड नहीं हो पावत। तो क्षमा चाहतनी ओकरा खातिर, लेकिन हम आगे से कोशिश करम कि कोनो क्लास रउआ सबके पढ़ाई में कोनो डिस्टर्बिंग ना होके, कोनो क्लास रुके मत। ये हमार लगातार कोशिश रही। तो हमने के पढ़त रहनी जा क्लास 10th के बायोलॉजी के चैप्टर 1 जैव प्रकार में हम पोषण ओकर लेक्चर 7 तक पढ़ ले रहन जा। लेक्चर 8 है, लेक्चर 7 में हमने के पढ़ ले रहनी जा। अगर वो सब वीडियो देख ले हो हम जा तो ओकरा में हमने के मानव पाचन तंत्र मुख्य रूप से पढ़े शुरू कर रहन जा, जेकरा में मानव पाचन तंत्र क्या होते हैं, पाचन क्या होते हैं, मुख गुहा सारी चीजें पढ़ लिए थे। मुख गुहा में पाचन के लिए आवश्यक अंग होते हैं। मुख गुहा में दांत, जीभ, लार ग्रंथि। तो दांत के बारे में हम लोगों ने पूरा विस्तार से पढ़ लिया था। इस चैप्टर में हम लोगों का मुख्य इंपोर्टेंट टॉपिक रहेगा लार ग्रंथि और जीभ। उसके बाद हम अगर पीछे की तरफ मुख गुहा के पीछे के भाग को कहे तो ग्रसनी कहा जाता है, वो पढ़ेंगे आज हम लोग। उसके बाद ग्रसनी के बाद हम लोग ग्रास नली को पढ़ेंगे, फिर आमाशय पढ़ेंगे। तो आज के हम क्लास में इतने टॉपिकों को कवर करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लोग पढ़े थे मानव पाचन तंत्र, और मानव पाचन तंत्र में हम लोगों ने पढ़ा था मानव पाचन तंत्र। और मानव पाचन तंत्र में हम लोगों ने जाना था कि 2 अंग शामिल रहते हैं। एक तो आहार नाल जिसकी लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर होती है, और एक होती है ग्रंथि शामिल रहती है। इन सभी के समूहों को हम लोग कहते हैं मानव पाचन तंत्र। तो पाचन ग्रंथि होती है, पाचन ग्रंथि। आहार नाल में पहला आहार नाल का पहला भाग होता है मुख गुहा। मुख गुहा के बाद ग्रास नली, ग्रास नली के बाद आमाशय, आमाशय के बाद छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद गुद्दा या मलद्वार। पाचन ग्रंथि में लोग पढ़ा था कि मुख गुहा में होती है लार ग्रंथि, तो लार ग्रंथि पढ़ेंगे। ग्रास नली में कोई ग्रंथि नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पे पाचन नहीं होते हैं। आमाशय में होती है जठर ग्रंथि, तो जठर ग्रंथि को जानेंगे। छोटी आंत में होती है आंत्र ग्रंथि, और साथ में हम लोग इस आंत्र ग्रंथि और साथ में छोटी आंत के जो ग्रहणी वाले भाग में इधर दोनों तरफ से आकर के ग्रंथि से कुछ रस मिलते हैं, जिसमें यकृत और अग्नाशय को हम लोग पढ़ेंगे। ये छोटी आंत में नहीं होता है, बल्कि ये आमाशय के नीचे होता है, और ये आमाशय के अपोजिट साइड में होता है। आमाशय बाई तरफ होता है तो यकृत दाएं तरफ होता है। तो लेकिन इसमें से जो रस निकलते हैं पाचक रस, वो छोटी आंत के ही जो ऊपरी भाग होता है ग्रहणी, वहीं पे आकर के भोजन से मिलते हैं। तो यहाँ पे भी हम इसको जानेंगे। बड़ी आंत में कोई ग्रंथि नहीं होती, यहाँ पे पाचन नहीं होता है, बल्कि जल का अवशोषण होता है। मल द्वार में तो कोई ग्रंथि नहीं होती है। तो इस तरीके से हमें इतने अंग और इतनी ग्रंथियां पढ़नी है। तो जैसे कि यहाँ पे हम एक फिगर के द्वारा अगर समझ सके, देखिए अग्नाशय को यहाँ लिख देते हैं, और यहाँ पे हम आपको फिगर बना के दिखाते हैं। ठीक, ये हमारा आमाशय हो गया, इधर हमारा लीवर हो गया। ठीक, लीवर में ये छोटा सा भाग पित्ताशय हो गया। यहाँ पे हमारा अग्नाशय है पतिनुमा आकार का, और ये हमारा बड़ी आंत है। बड़ी आंत, और इसमें ये छोटी आंत है। ठीक, देखिए इसको हम लोग कह देंगे मुख गुहा। ये हो गया ग्रास नली। अब भोजन आता है आमाशय में, ये हो गया अग्नाशय,
ये हो गया यकृत, ये हो गया छोटी आंत, छोटी आंत, छोटी आंत थोड़ा सा और बढ़िया से बना लेंगे, बहुत सारा इसी में होता है, ठीक। और ये हो गया बड़ी आंत, ये हो गया गुद्दा या मलद्वार। तो फिगर के द्वारा भी हम इसको समझ सकते हैं। ये है पित्ताशय, जहां पे पित्त रस इकट्ठा रहता है, पित्ताशय। तो ये है फिगर, और यहाँ पे हम लोगों ने ये जाना। तो हमने मुख गुहा के बारे में पढ़ा था। तो मुख गुहा में मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग होता है। इसमें 3 चीजें होती है, पाचन में मदद करती है। एक तो होता है दांत, जिसके बारे में हम लोगों ने पूरा विस्तार से पढ़ लिया था। दूसरा होता है जीभ, और तीसरा इसमें होता है लाल ग्रंथि, जो भोजन के पाचन में बहुत मदद करता है। तो हम लोगों ने दांत पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे जीभ, लार ग्रंथि, उसके बाद हम ग्रास नली पे आएंगे। और मुख गुहा का जो निचला भाग होता है उसे ग्रसनी कहते हैं। तो थोड़ा सा ग्रसनी के बारे में भी जानेंगे, फिर ग्रास नली पर आएंगे। तो अब हेडिंग डालिएगा आप लोग जीभ। तो हेडिंग डाल लीजिए जीभ। हेडिंग डालिए जीभ, जिसको इंग्लिश में टंग बोलते हैं, जीभ। देखिए जीभ की अगर बात करें तो जीभ में पहला पॉइंट याद रखिएगा कि जीभ जो होते हैं वो आगे से स्वतंत्र होते हैं और पीछे से हायोड हड्डी से जुड़े रहते हैं। पहला पॉइंट। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि जीभ की जो लंबाई होती है, लंबाई वो लगभग 10 सेंटीमीटर होता है, लगभग 10 सेंटीमीटर का होता है। जीभ की लंबाई कितनी होती है? तो लगभग 10 सेंटीमीटर का होता है। अगर आप लोग को इसको परखना है तो अपने जीभ पर इंची टेप लगा करके नाप के देखिएगा जीभ 10 सेंटीमीटर है का नहीं, लगभग 10 सेंटीमीटर ही होता है। दूसरा पॉइंट अगर जानेंगे हम लोग जीभ के बारे में, तो जीभ आगे से स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र है, लेकिन पीछे से हायोड हड्डी से जुड़ा रहता है। पीछे से किससे जुड़ा रहता है? हायोड हड्डी से। यानी कि यह आगे से स्वतंत्र होता है, आगे से स्वतंत्र होता है, लेकिन पीछे हायोड हड्डी से जुड़ा रहता है, हायोड हड्डी से जुड़ा रहता है। याद रखिएगा ये हायोड हड्डी। जो जीभ होते हैं वो आगे से स्वतंत्र होते हैं और पीछे से हायोड हड्डी से जुड़े रहते हैं, याद रहेगा। अगला पॉइंट की बात करें तो जो हमारे जीभ होते हैं उनके ऊपर बहुत सारी छोटी छोटी स्वाद कलियां होती है, बहुत सारी छोटी छोटी। कभी आप लोग देखे होंगे कि यही स्वाद कलियां जो है कभी कभी ऊपर उठ जाती है, लाल लाल हो जाती है, तो वो हम लोग कहते हैं कि नीनवा हो गया। जैसे मीठा उठा खाते हैं, पानी नहीं पीते हैं, तो या जीभी वगैरह नहीं करते हैं, जीभ की सफाई नहीं करते हैं, तो उस समय पर हमारे मुंह की अम्लता जो है बढ़ने लगती है और हमारे जीभ पर जो छोटी छोटी स्वाद कलियां है वो धीरे धीरे उसमें हल्का हल्का सूजन हो जाता है और वो ऊपर की तरफ उठने लगती है, तो कहते हैं नीनवा हो गई। तो वो नीनवा के दरमियान आप उस स्वाद कली को देख पाएंगे। तो हमारे जीभ पे छोटी छोटी बहुत सारी स्वाद कलियां होती है, ठीक। लगभग इसके ऊपर लिखेंगे, इसके ऊपरी सतह पर लगभग 10,000 स्वाद कलियां होती है। लगभग 10,000, याद रखिएगा, लगभग 10,000 स्वाद कलियां होती है। और ये क्या करती है स्वाद कलियां? तो यह और यह अलग अलग स्वादों को बताती है, अलग अलग स्वादों को बताती है। यानी कि हमारे जीभों की ऊपरी सतह पर 10,000 स्वाद कलियां होती है लगभग में, और ये अलग अलग स्वादों को बताती है, ठीक। तो अब हम जानेंगे कि इसके कौन से भाग से किस स्वाद का पता चलता है। यानी कि अब हम लोग जानेंगे कि ये रहा हमारा जीभ। तो
तो जीभ के आगे वाले भाग से हमें मीठा का स्वाद पता चलता है। जो जीभ का आगे वाला भाग होता है उस पे जो स्वाद कलियां होती है वो मीठा का अनुभव कराती है। अगर कोई मीठा चीज खाते हैं तो अब वो स्वाद मीठा है, ये किससे पता चलता है? जीभ के आगे वाले भाग से। पीछे वाले भाग से कड़वा, कड़वा या तीखा, कड़वा या तीखा का जो है स्वाद का पता चलता है। जीभ के आगे वाले भाग से मीठा, पीछे वाले भाग से कड़वा या तीखा स्वाद का पता चलता है। जो बगल वाले भाग होते हैं, साइड वाले भाग, इससे नमकीन या खट्टा, नमकीन या खट्टा का अनुभव होता है, स्वाद पता चलता है। और जो बीच वाला भाग है इसमें कसैला का पता चलता है। अगर कोई कसैला चीज खाते हैं, जैसे कसैली खा रही है, तो ये जो कसैला शब्द खाते हैं, जो कसैला चीज खाते हैं, जो पूरे मुंह को बांध देता है, जैसे फिटकिरी, तो ये चीजें ये फिटकिरी है या कसैली है, ये चीजें जब हम खाते हैं तो हमारी जीभ का बीच वाला भाग होता है, उससे उसका स्वाद का पता चलता है। तो जीभ के आगे वाले भाग से मीठा का पता चलता है। अच्छा, सबसे बताइए, सबसे पहले मीठा ही ना खाना पसंद करते हैं जी? कुछ होता है घर में तो मीठा खिलाइए, थोड़ा ना तीखा और कड़वा खिलाया जाता है, सबसे पहले मीठा खिलाया जाता है। तो वैसे भी हमारे जीभ का जो सबसे पहला भाग होता है तो मीठा का अनुभव कराता है। उसके बाद जो पीछे वाला भाग होता है वो कड़वा या तीखा का अनुभव कराता है, और जो बगल वाला भाग होता है वो नमकीन या खट्टा का अनुभव कराता है। तो जो पानी पूरी खाते हैं ना, उसका जो स्वाद पता चलता है, वाह एकदम तीखा, मजे। देखिए, तीखा अगर है तो पीछे वाले भाग से, और खट्टा नमकीन का जो स्वाद है वो किनारे वाले भाग से, साइड वाले भाग से, और बीच वाले भाग से कसैले स्वाद का पता चलता है। तो याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम पूछेंगे कि बताइए जीभ का पाचन में क्या भूमिका होती है, जीभ का पाचन में क्या भूमिका होती है, तो देखिए, जीभ भोजन को निगलने में मदद करता है। याद रखिएगा, जीभ भोजन को निगलने में मदद करता है। देखिए, जब भोजन को एकदम दांत थूर थार के कूच काच के एकदम बराबर कर देता है, ठीक, तो उसके बाद अब वो पूरी तरीके से अब वो आगे की तरफ बढ़ना है, तो भोजन को मुख गुहा से ग्रास नली में उतारने के लिए उसे घोटना पड़ता है, निगलना पड़ता है। तो जो भोजन को निगलने के काम होता है वो जीभ का होता है, वो भोजन जीभ को निगलने में मदद करता है। तो याद रखिएगा कि जो जीभ का पाचन में मुख्य भूमिका की बात करें तो यह भोजन को निगलने में मदद करता है, निगलने में मदद करता है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का जीभ पकड़ लीजिए और कहिए कि तू अब निगल, वो निगल ही नहीं पाएगा, क्योंकि बिना जीभ की मदद से हम भोजन को निगल नहीं सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट अंग होता है जीभ। ठीक, चलिए अब हेडिंग डालिएगा। देखिए, ये जीभ के बारे में इतना बस इंपॉर्टेंट है। अब हेडिंग डालिएगा जीभ के बाद लार ग्रंथि। अब हेडिंग डालिए लार ग्रंथि। अब हेडिंग डालिएगा लार ग्रंथि। दांत पढ़ लिए, जीभ पढ़ लिए, अब लार ग्रंथि जानेंगे। लार ग्रंथि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझते जाइएगा, ध्यान से सुनते जाइएगा, सब याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, लार ग्रंथि सबसे पहले तो कहाँ पाया जाता है, तो मुख गुहा में। क्योंकि एक बार ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहे थे तो एक बच्चा क्लास में से सो रहा था। हम पूछे, लार ग्रंथि पढ़ा रहे थे तो हम पूछे, बबुआ कैला सो रहा है, बताओ। तो कह रहे, हम मैम हम सोए नहीं, आप जो पढ़ाई है सब सुने। हम कहें ठीक है, बताओ लार ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, तो कह रहा है अमाशय में। ठीक, तो उसका लार ग्रंथि अमाशय में था, लेकिन बाकी सभी मनुष्यों का लार ग्रंथि मुख गुहा में होता है। तो लार ग्रंथि कहाँ होती है, तो लार ग्रंथि मुख गुहा में होती है। याद रखिएगा, यह मुख गुहा में होती है। अरे भैया, लार मुंह में निकलता है तो यह मुख गुहा में होती है। देखिए, अगर इसकी संख्या की बात करें लार ग्रंथि की, तो इसकी संख्या 6 होती है, लेकिन जोड़ा में ये 3 होता है। ये 3 जोड़ी होती है, यानी कि मानव के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। 3 गो इधर और ऐसा ही 3 गो इधर, तो संख्या में 6 हो गया, लेकिन जोड़ा में 3 हुआ। तो ये 3 जोड़ी होती है। लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है जी, तो जोड़ी में ये 3 जोड़ी होती है। ठीक, पहला को हम लोग कहते हैं पैरोटिड, पैरोटिड। दूसरा सबलिंगुअल, सबलिंगुअल।
तीसरा सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर, याद रखिएगा, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर, ये तीन जोड़ी लार ग्रंथियां, तीन गो इधर पैरोटिड, सब मैंडिबुलर, सबलिंगुअल, और तीन गो इधर भी रहती है, तो जोड़ी में ये तीन होती है, संख्या में 6 हो जाती है। बात समझ पाए? चलिए, तो अब हम लोग जानते, देखिए इसमें ये पैरोटिड सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर लार बनाने का काम करता है तो ये 70% लार अकेले बनाता है, सब मैंडिबुलर। तो याद रखिएगा कि सब मैंडिबुलर सबसे ज्यादा लार बनाता है, लगभग 70% लार ये अकेले बना देता है। ठीक, तो इन ग्रंथि, अब ये ग्रंथि है और वो भी पाचक ग्रंथि है, तो कोई ना कोई पाचक रस निकालती होगी, कोई ना कोई एंजाइम्स निकालते होंगे, तो लार ग्रंथियों में से तीन प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं, लार ग्रंथियों में से 3 प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं। इसमें से कितने प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं? तो 3 प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं। कौन कौन सा, अब आकर के हम लोग जानते हैं। ठीक, चलिए, इसमें से जो निकलने वाले एंजाइम है उसमें से पहला है लाइसोजाइम, दूसरा है टाइलिन, काफी इंपॉर्टेंट है ये टाइलिन, लार ग्रंथि का सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है टाइलिन। उसके बाद एक होता है म्यूकस, ये एंजाइम नहीं है बल्कि रस है, म्यूकस पाचक रस है। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो लाइसोजाइम और टाइलिन ही है, आप याद रखिएगा। ये काम क्या करते हैं लाइसोजाइम, जो लार ग्रंथियों में से निकलते हैं, तो लाइसोजाइम जो भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणु होते हैं वो उसको मारने का काम करता है। कौन? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है, तो देखता रहता है भोजन में, कौन भोजन खा रहे, अरे भोजन मेरे ही तो एकदम, मान लीजिए कि कौनो हाथे है, ठीक, और उसी हाथे कोई कुछ दिया, प्रसादी दिया, सावन भी किया है, पूजा करके कोई अगले बबुआ प्रसादी, अब जौने हाथे लेके खा लिए, जैसे मुंह में जाता है तो लार ग्रंथियों में से जो निकलने वाले लाइसोजाइम होते हैं वो कहते हैं बाप रे बाप, इसमें तो हानिकारक जीवाणु ज्यादा है, तो लाइसोजाइम तुरंत उस हानिकारक जीवाणुओं को मारने लगता है। तो ये क्या करते हैं जी, तो ये भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणु को मारता है। याद रखिएगा, ये भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणु को मारता है। कौन? लाइसोजाइम। कौन? लाइसोजाइम हानिकारक जीवाणु को मारता है। ये टाइलिन क्या करता है, तो भाई साहब टाइलिन का बहुत इंपॉर्टेंट काम है, यहां पे देखिएगा, म्यूकोस को हम यहां लिख देंगे। ठीक है, टाइलिन भाई साहब, टाइलिन एंजाइम है और यही स्टार्च का पाचन करता है। लार ग्रंथियों में हम बोले थे कि मुख गुहा में पाचन शुरू हो जाता है, लेकिन प्रोटीन का नहीं बल्कि कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट में भी किसका पाचन होता है? स्टार्च का, जिसे मंड भी कह सकते हैं, चोकर भी कह सकते हैं, तो स्टार्च का पाचन होता है। बात समझता है? तो जो टाइलिन एंजाइम होता है वो स्टार्च को पचाकर या तोड़कर, स्टार्च को तोड़कर माल्टोज में बदल देता है। देखिए, टाइलिन एंजाइम स्टार्च को पचाकर या इस स्टार्च का पाचन करके स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। देखिए, स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट है, माल्टोज भी कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च बड़ा जटिल कार्बोहाइड्रेट है थोड़ा सा, और माल्टोज उससे थोड़ा सा कम जटिल कार्बोहाइड्रेट है। यानी कि माल्टोज में भी 2 ग्लूकोज मिल करके माल्टोज बना देते हैं, तो माल्टोज भी आगे चल करके टूटेगा ग्लूकोज में। तो कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे छोटा होता है कण, वो तो ग्लूकोज होता है। कार्बोहाइड्रेट पाचित होकर के किसे बदल जाती है? ग्लूकोज में। तो अभी स्टार्च जो है कार्बोहाइड्रेट है, ये स्टार्च अभी माल्टोज में बदला है। आगे हम पढ़ाएंगे कि माल्टोज फिर ग्लूकोज में टूटेगा, लेकिन अभी नहीं टूटेगा। तो स्टार्च को ये किसमें बदल देता है? माल्टोज में। कौन?
टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। टाइलिन एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। ऐसे याद रखिएगा, एसटीएम, एसटीएम क्या याद रखना है, एसटीएम। स्टार्च को टाइलिन किस में बदल देता है, माल्टोज में। स्टार्च को टाइलिन किस में बदल देता है, माल्टोज में। एसटीएम क्या रखना है, एसटीएम। स्टार्च को टाइलिन माल्टोज में बदल देता है। याद रहेगा, एकदम याद रखिएगा। म्यूकस की अगर बात करें तो म्यूकस कुछ नहीं करता है। म्यूकस एक प्रकार का लसलसा पदार्थ होता है जो भोजन में जो है घुल मिल करके भोजन को एकदम चिपचिपा बना देता है। इसका यही काम है, ये चिपचिपा पदार्थ है और भोजन को चिपचिपा बना देता है। भोजन को क्या कर देता है, भोजन को चिपचिपा बना देता है, बना देता है। तो याद रखिएगा, ये थी लार ग्रंथि के बारे में। अब हम ये जानते हैं कि लार ग्रंथि जो होती है वो एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रतिदिन कितने लार बनते हैं, तो लगभग 1.5 लीटर। याद रखिएगा, एक स्वच्छ मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर लार बनते हैं। कितने लीटर लार बनते हैं जी, तो लगभग 1.5 लीटर प्रतिदिन लार बनता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन 1.5 लीटर लार बनता है। ये लार का स्वभाव कैसा होता है, ये अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है, कैसा होता है, तो देखिए जो लार होते हैं, लार का पीएच मान 6.5 होता है। अच्छा एक बात बताइए, याद कैसे करेंगे, लार कोई देखता है अच्छी लार देखता है तो कोई कहता है कि नहीं छी छी छी, यानी कि छी 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 मतलब 6, छी मतलब 6, यानी कि लार का पीएच मान कितना होता है जी, तो लार का पीएच मान जो होता है वो 6.5 होता है। याद रखिएगा, यानी कि ये हल्का अम्लीय होता है। लगभग 7 के पास है ना, तो 7 पर जाता है कोई चीज तो उदासीन हो जाता है, लेकिन ये 7 से कम है, यानी कि हल्का अम्लीय है, हल्का अम्लीय है। और जब सामान्य रूप से मुंह का पीएच मान भी 6.5 रहता है, क्योंकि लार का पीएच मान 6.5 है। लेकिन जब मुंह का पीएच मान कम होने लगता है, 5.5 से कम हो जाता है, उस समय पर अम्लीयता बढ़ जाती है मुंह की। तो याद रखिएगा, पढ़ाए थे कि उसी को हम लोग कहते हैं दंत अस्थिच है। जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है और मुंह की अम्लीयता बढ़ने लगती है, तो हमारा इनाइमल क्षतिग्रस्त होने लगता है। तो मुंह का पीएच मान 5.5 से ऊपर ही होना चाहिए और 6.5 से कम होना चाहिए, दोनों के बीच में। यानी कि जो लार का पीएच मान होता है वो 6.5 होता है। और यही पीएच मान जब 5.5 से कम हो जाता है, तब हमारे दांत का इनाइमल क्षतिग्रस्त होने लगते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं दंत अस्थिच है। कहते हैं, पढ़े हैं ना पिछले क्लास में, याद होगा आप लोगों को अगर वीडियो देखे होंगे तो ये है जो है लार का पीएच मान। तो ये सारे जो है इंपॉर्टेंट है, ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लार ग्रंथि से हम लोग क्या क्या पढ़े थे, तो लार ग्रंथियां जो है वो मुख गुहा में होती है और ये जोड़ी में 3 होती है, संख्या में 6 होती है। 3 में से पैरोटिड, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल, इन तीनों में से 3 प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं, रस निकलते हैं। पहला लाइसोजाइम जो भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को मारता है, दूसरा टाइलिन जो स्टार्च को पचा के माल्टोज में बदल देता है, और तीसरा म्यूकस जो भोजन को चिपचिपा बना देता है। लार का पीएच मान 6.5 होता है, यानी कि इसकी प्रवृत्ति हल्का सा अम्लीय होता है, और ये एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में लगभग 1.5 लीटर प्रतिदिन लार बनते हैं। बस समझता है। अब देखिए, मुख गुहा में हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया। दांत जो भोजन को, जब हमने मुख गुहा से भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, तो जब हमने भोजन को अंतर्ग्रहण किया, दांत उसको एकदम पास एकदम महीन बना दिया। और जब दांत जब उसको पीसता है, चबाता है, तो उधर से लार ग्रंथियां में से लार निकलते हैं जो भोजन में मिल जाते हैं और टाइलिन स्टार्च को पचा के माल्टोज में बदल देता है। लाइसोजाइम जीवाणुओं को मारता है, म्यूकस भोजन को चिपचिपा बना देते हैं पूरी तरीके से। और जो जीभ होता है, वो जीभ उस भोजन को भोजन में लार को मिलाने का भी काम करता है। जीभ भोजन में लार को अच्छी तरह से, जैसे मान लीजिए हम लोग अगर किसी चीज को घोलते हैं, मान लीजिए बेसन वगैरह घोलते हैं, हम किसी चीज से उसको ऐसे ऐसे मिलाते हैं कि नहीं मिलाते हैं, उसी तरीके से जो भोजन में जब लार मिलता है तो उसको मिलाने का भी काम जीभ करता है। ऐसे ऐसे घुमा घुमा के एकदम
ऐसे ऐसे घुमा घुमा के पूरा भोजन में लार को मिलाने का भी काम जीविका का होता है। और पूरी तरीके से भोजन जो है मुख गुहा में एकदम हो गया है चिपचिपा तरीका से। अब उसको आगे की तरफ बढ़ना है। तो जो भोजन मुख गुहा में पूरी तरीके से स्टार्च का पाचन वगैरह हो जाता है, लार और मिल जाता है, एकदम चिपचिपा भोजन हो जाता है, उसे बोलस कहते हैं। यानी कि मुख गुहा में भोजन को क्या कहते हैं, याद रखिएगा, मुख गुहा में भोजन को बोलस क्या कहते हैं, बोलस। मुख गुहा में भोजन को क्या कहते हैं, बोलस। अब मुख गुहा में से जो भोजन नीचे की तरफ उतरेगा वो भोजन नहीं कहेगा, बोलस कहेगा। क्या कहेगा, बोलस। एक बार बहुत प्यारा सा क्वेश्चन पूछा था रेलवे में कि लार ग्रंथ, जब भोजन में लार ग्रंथियां मिल जाती है तो भोजन का वो रूप क्या कहलाता है। ऑप्शन दिया था काइम, काइल, बोलस, ऐसे दिया था। तो मुख गुहा में जब भोजन में लार मिल जाते हैं तो मुख गुहा में भोजन को बोलस कहते हैं। तो याद रखिएगा कि मुख गुहा में भोजन को क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। अब देखिए कि अब हम लोगों ने जितनी मुख गुहा से रिलेटेड बातें थी हमने पढ़ लिया। अब भोजन बोलस के रूप में बदल गया है। अब भोजन किस रूप में बदल गया है, बोलस के रूप में। अब वो नीचे की तरफ उतरेगा। भोजन मुख गुहा में पूरी तरीके से बोलस के रूप में बदल गया है। अब भोजन कहाँ उतरेगा, ग्रास नली में। ठीक, तो ग्रास नली पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि मुख गुहा का जो पिछला भाग होता है, पिछला भाग, उसको ग्रसनी बोलते हैं। मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। ठीक, तो याद रखिएगा मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक, तो अब हेडिंग डालिएगा थोड़ा सा, ग्रसनी। तो हेडिंग डालिए, जान लेते हैं थोड़ा सा भाग, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं, ग्रसनी। ठीक, ग्रसनी। अब हेडिंग डालिए ग्रसनी। ठीक, ग्रसनी जिसको हम लोग इंग्लिश में फेरेंक्स बोलते हैं। ठीक, फेरेंक्स, लैरिंक्स नहीं, फेरेंक्स, ग्रसनी। ठीक, ग्रसनी की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में से फेरेंक्स कहते हैं, याद रखिएगा, फेरेंक्स, लैरिंक्स नहीं, फेरेंक्स, ग्रसनी। पहला पॉइंट इसके बारे में जानेंगे कि ये मुख गुहा का पिछला भाग होता है। मुख गुहा का पिछला भाग होता है, पिछला भाग होता है। यानी कि देखिए यहाँ पे फिगर बना रहे, ये मुख गुहा हो गया, तो ये मुख गुहा का पिछला भाग होता है, ये कहलाता है ग्रसनी। और ग्रसनी से दो छिद्र निकलते हैं, ग्रसनी से दो छिद्र खुलते हैं। याद रखिएगा कि ग्रसनी से दो छिद्र खुलते हैं, ग्रसनी से दो छिद्र खुलते हैं। ग्रसनी से कितने छिद्र खुलते हैं, दो छिद्र। यानी कि ग्रसनी से दो छिद्र खुलते हैं, दो छिद्र खुलते हैं। ठीक, एक छिद्र को कहते हैं हम लोग श्वास ना, एक छिद्र को हम लोग कहते हैं निगल द्वार, एक को हम लोग कहते हैं निगल द्वार, और एक को हम लोग कहते हैं कंठ द्वार। देखिए मुख गुहा का पिछला भाग जो होता है वो ग्रसनी कहलाता है, और ग्रसनी से दो छिद्र खुलते हैं, एक छिद्र कंठ द्वार और दूसरे छिद्र को कहते हैं निगल द्वार। कंठ द्वार को कहते हैं ग्लोटिस और निगल द्वार को इंग्लिश में कहते हैं गलट। कंठ द्वार को इंग्लिश में कहते हैं ग्लोटिस और निगल द्वार को इंग्लिश में कहते हैं गलट। तो याद रखिएगा कि ग्रास नली से दो छिद्र खुलते हैं, ऐसा समझ पाए। और देखिए ये कंठ द्वार जो दो छिद्र खुलते हैं, एक को हम लोग कहते हैं कंठ द्वार, कंठ द्वार, और दूसरे को हम लोग कहते हैं निगल द्वार, निगल द्वार। कंठ द्वार आगे जाकर के श्वास नली में खुलता है। कंठ द्वार जो कंठ छिदवा होता है, कंठ द्वार जिसको जो छिदवा होता है जिसे कंठ द्वार कहते हैं, ये छेद जो होता है वो आगे चल करके श्वास नली में खुलता है। बस यानी कि कंठ द्वार से आगे की तरफ बढ़िएगा तो आप श्वास नली में पहुंच जाइएगा, और निगल द्वार आगे चल करके ग्रास नली में खुलता है। तो जब आप निगल द्वार में पहुंचिएगा, निगल द्वार में, तो आगे की तरफ आप कहां पहुंच जाइएगा, श्वास नली में। यानी कि कंठ द्वार ग्रास नली में, कंठ द्वार श्वास नली में खुलता है और निगल द्वार ग्रास नली में खुलता है। तो जब आप निगल द्वार में छेदवा मुंह जाइएगा तो आप कहां पहुंच जाइएगा, ग्रास नली में। यानी कि मान लीजिए हम जा रहे भोजन आ रहा है, ऐसे याद रखिए, भोजन मुख गुहा से अब आया मुख गुहा के पिछले भाग ग्रसनी में, तो उसको दो छिद्र दिखाई दिया। अगर वो कंठ द्वार के छिद्र से जाता तो श्वास नली में पहुंच जाता। जो उधर से, अब श्वास नली तो भोजन के लिए नहीं है, उधर से उसको लात मार के भगाता, सब श्वास नली से बाहर ही निकालता।
तो इसीलिए भोजन किस द्वार में जाता है? निगल द्वार में। किस छिद्र में जाता है? निगल द्वार में। और वहां से वो कहां पहुंच जाता है? ग्रास नली में। बस समझता है। और जो सांस लेते हैं तो हवा वो कंठ द्वार से श्वास नली में जाता है। तो जब भोजन मुख गुहा से आता है तो ग्रसनी के पास जो छिद्र होते हैं निगल द्वार, वहां से वो उसी निगल द्वार में घुसता है और उसके बाद जीभ की मदद से हम जब निगलते हैं भोजन को तो वो निगल द्वार से उस निगल द्वार से होते हुए कहां पहुंच जाता है? ग्रास नली में। यानी कि ध्यान से देखिएगा, जब ये भोजन आ रहा है इधर से मुख गुहा से बोलस आ रहा है, यहाँ पहुंचा ग्रसनी में तो इसे दो छिद्र दिखाई दिया। कंठ द्वार समझ गया कि इसके लिए नहीं है, निगल द्वार के पास आया। निगल द्वार से जैसे ही हमने इसको निगला तो निगल द्वार से आते हुए कहां पहुंच गया बोलस? ग्रास नली में। तो याद रखिएगा कि ग्रसनी से दो छिद्र खुलते हैं, यानी कि ग्रसनी वह जगह होता है जहां से श्वास नली और ग्रास नली दोनों अलग होती है। याद रखिएगा, मुख गुहा में श्वास और भोजन दोनों एक ही साथ रहते हैं, लेकिन जो ग्रसनी वह भाग होता है जहां से श्वास नली और ग्रास नली ये दोनों अलग अलग होते हैं। नाक से सांस लिए, वो मुंह से भोजन खाए, मुख गुहा में दोनों होते हुए आए और यहाँ से जो ग्रसनी होता है मुख गुहा का, वहां से दो छिद्र खुलते हैं। तो यहाँ से ग्रास नली और श्वास नली दोनों अलग हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि बताइए वो कौन सा स्थान है जहां से ग्रास नली और श्वास नली दोनों अलग अलग होते हैं? तो ग्रसनी से। बस लगता है। तो याद रखिएगा। और याद क्या रखना है कि देखिए जो कंठ द्वार होता है, कंठ द्वार, कभी कभी आप ये नहीं सोचे हैं कि हम भोजन को खाते हैं तो भोजनवा को इतना कहां से ज्ञान आ जाता है कि वो निगले द्वार में जाता है? काहे नहीं गलती से वो कंठ द्वार में घुस जाता है। ठीक, तो देखिए कंठ द्वार भी कोई चालाक है, एकदम बुर्बक थोड़ी ना है। कंठ द्वार के ऊपर एक मांस की बनी ढक्कन जैसी संरचना होती है। कंठ द्वार के ऊपरी भाग पर मांस की बनी एक ढक्कन जैसी संरचना होती है। जब ऐसे आप करिएगा तो हल्का सा दिखाई भी देता है। ठीक, और ये क्या करता है? उसको हम लोग कहते हैं एपीग्लोटिस। क्या कहते हैं? एपीग्लोटिस। ग्लोटिस, एपीग्लोटिस। ग्लोटिस माने कंठ द्वार, एपी माने कंठ द्वार को ढकने वाला, एपीग्लोटिस मांस की बनी एक ढक्कन जैसी संरचना होती है जिसे हम एपीग्लोटिस कहते हैं, जो कंठ द्वार के ऊपरी शीर्ष भाग पे होता है। और जैसे ही हम भोजन को निगलते हैं तो भोजन निगल द्वार में जाता है और ये एपीग्लोटिस कंठ द्वार को ढक लेता है। यानी कि जैसे ही हम भोजन को निगलते हैं तो एपीग्लोटिस कंठ द्वार को ढक लेता है और भोजन कहां उतर जाते हैं? निगल द्वार से होते हुए ग्रास नली में चले जाते हैं। ठीक, तो एपीग्लोटिस कंठ द्वार को ढक लेता है जब हम भोजन को निगलते हैं उस दरमियान। बात समझ पाया? तो याद रखिएगा कि एपीग्लोटिस को, इसीलिए अब देखिए कोई कोई कहता है कि खाना खाना है तो शांति से खा, उछल उछल के मत खा, क्योंकि अगर आप उछल उछल के खाइएगा तो एपीग्लोटिस को इधर गिरना है, वो गिर जाएगा इधर, तो ढक जाएगा निगल द्वार, ग्रास नली ढक जाएगा और भोजन कहां उतर जाएगा? श्वास नली में। फिर आपको जोर से आएगा छींक और एकदम पूरा जो श्वास नली में भोजन था एकदम सरक जाएगा, नाक मुंह में एकदम बाहरी फेंक दीजिएगा भोजन को, क्योंकि श्वास नली थोड़े ना बर्दाश्त करेगा भोजन को, उसको तो हवा को बर्दाश्त करेगा, भोजन को थोड़े ना बर्दाश्त करेगा। बात समझता है? उसी तरीके याद रखिएगा, इसीलिए कभी भी भोजन खाना चाहिए तो शांति से खाना चाहिए। और ये भी भोजन खाना चाहिए तो भोजन पे ध्यान रखिए, किसी और के बारे में ऐसे सोचते रहिएगा और खाना खाते रहिएगा तो दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि हम एपीग्लोटिस को क्या सूचना दें, किसको ढकना है, कंठ द्वार को कि निगल द्वार को? तो सही से दिमाग सूचना नहीं दे पाता है और जो हमारा एपीग्लोटिस है वो निगल द्वार को ढक लेता है और कंठ द्वार खुले रह जाता है, तो भोजन कंठ द्वार में घुस जाता है। तो उस दरमियान भी जोर से एकदम सरकता है और एकदम भोजन पानी जो भी है सब बाहरी फेंक देते हैं हम लोग नाक मुंह में, तो फिर एकदम झंझना जाता है एकदम मन। तो वो किसकी वजह से? तो भैया मोरे एपीग्लोटिस के काम में कंफ्यूजन होगा तो आपके दिमाग का कंफ्यूज उड़ा देगा वो। तो याद रखिएगा कि एपीग्लोटिस भोजन निगलते समय कंठ द्वार को ढक लेता है और भोजन कहां पर चला जाएगा? निगल द्वार में। निगल द्वार से वो कहां जाएगा? ग्रास नली में। तो हम लोगों ने भोजन को निगल द्वार से उतार के कहां लेके आए? अब ग्रास नली में। तो ये याद रखिएगा थोड़ा सा ग्रसनी के बारे में। बस समझता है? यानी कि ग्रसनी मुख गुहा का निचला भाग पिछला भाग होता है, यहाँ से दो छिद्र खुलते हैं, कंठ द्वार और निगल द्वार। निगल द्वार गलत, कंठ द्वार ग्लोटिस, और कंठ द्वार आगे चल करके श्वास नली में खुलता है, निगल द्वार आगे चल करके ग्रास नली में खुलता है। और कंठ द्वार के ऊपर एक मांस की बनी ढक्कन जैसी संरचना होती है, जब हम भोजन को निगलते हैं तो वो कंठ द्वार को ढक लेती है, जिसे हम एपीग्लोटिस कहते हैं उस संरचना को।
कंठ द्वार को ढक लेती है और भोजन कहाँ चला जाता है, निगल द्वार से होते हुए ग्रास नली में चला जाता है। तो अब भोजन कहाँ पहुंच गया, ग्रास नली में। तो जो भोजन ग्रास नली में पहुंचा है वो भोजन है कि बोलस है, बोलस है, क्योंकि मुख गुहा में भोजन को क्या कहते हैं, बोलस। तो अब हेडिंग डालिएगा ग्रास नली। अब हेडिंग क्या डालना है, ग्रास नली। तो लिखिए ग्रास नली। ईसोफेगस, फूड पाइप भी इसको कहते हैं, ईसोफेगस भी, इंग्लिश में ईसोफेगस कहते हैं, फूड पाइप भी इसको कहा जाता है, ग्रास नली को। चलिए, तो अब हम लोग जानते हैं ग्रास नली के बारे में। तो ये ग्रास नली में कुछ नहीं जानना है, ये एक लंबी सी पाइप होती है जो मुख गुहा से अमाशय तक के भोजन को पहुंचाने में बस मदद करती है। यानी कि मुख गुहा से भोजन को अमाशय तक पहुंचाने में बस मदद करने वाली एक पाइप होती है, भोजन की पाइप, इसे फूड पाइप भी कहते हैं। इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है, तो लगभग 25 सेंटीमीटर ये लंबी होती है। ठीक, इसमें कोई ग्रंथि वगैरह नहीं पाया जाता है, कोई एंजाइम नहीं निकलता है, कोई रस नहीं निकलता है, बस ये पाइप होता है जो भोजन से, मुख गुहा से भोजन को अमाशय तक पहुंचाने का काम करता है। एक बात सोचिएगा, अगर ग्रास नली नहीं रहता तो मुख गुहा यहाँ है, अमाशय यहाँ है, तो मुख गुहा जैसे ही भोजन को निकलते ठक से भोजन जाके अमाशय में से गिरता तो चोट लगती और तुरंत पता चलता, जैसे मान लीजिए भोजन निकला, अरे देखो देखो गिरा गिरा गिरा, तुरंत अमाशय में गिर जाता तो चोट लगती, दर्द होता, और भोजन कभी अमाशय में जाने के बजाय अगर उछल के बाहरी आ गया तो और दिक्कत। तो इसीलिए मुख गुहा से भोजन सही सलामत अमाशय तक पहुंच जाए, इसके लिए फूड पाइप लगा रहता है, ग्रास नली लगा रहता है। इसमें कोई एंजाइम्स नहीं होते हैं, इसीलिए इसमें पाचन नहीं होता है। याद रखिएगा कि ग्रास नली में पाचन नहीं होता है, बस ग्रास नली में भोजन जो है, मुख गुहा से भोजन ग्रास नली से होते हुए अमाशय में पहुंचता है। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि बताइए ग्रास नली में भोजन कौन सी गति करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है, तो ग्रास नली में भोजन क्रमाकुंचन गति करता है। याद रखिएगा कि इसमें भोजन क्रमाकुंचन गति करते हुए मुख गुहा से अमाशय तक पहुंचता है, अमाशय तक पहुंचता है। आप कहिएगा ये क्रमाकुंचन कौन सी गति होती है जी, दिमाग में आएगा ना, तो जो हुआ ये मत। आप केचुआ का चलते हुए देखे हैं, पहले वो सिकुड़ता है, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ता है, फिर सिकुड़ता है, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ता है, फिर सिकुड़ता है, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ता है। यानी कि जिस तरीके से कछुआ चलता है, सिकुड़ता है, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ता है, फिर सिकुड़ता है, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ता है, वैसे ही भोजन पहले संकुचित होता है, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ता है, फिर संकुचित होता है, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ता है। इसी गति को कहते हैं क्रमाकुंचन गति। ऐसा नहीं है कि ऐसे निगले भोजन धड़ाके ऐसे फरसल से सलगते हुए ग्रास नली से अमाशय में पहुंच गया, नहीं, धीरे धीरे क्रमाकुंचन गति करते हुए वो कहां पहुंच जाता है, अमाशय में। कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि भोजन अटक जाता है कि नहीं, यानी कि कभी कभी फूड पाइप में, कभी कभी ग्रास नली में भोजन बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, एक के साथ ज्यादा ऐसे भोजन हौच के निगल लिए, तो ग्रास नली में वो रुक जाता है थोड़ा कुछ समय के लिए, बस अटक जाता है, आगे बढ़ नहीं पाता है। ठीक, तो उस समय पर हम पानी से उसे घोटते हैं। इसीलिए कहते हैं कि देखिए, अगर भोजन में आपको अच्छे से लार नहीं मिला रहेगा, भोजन चिपचिपा नहीं रहेगा, तो फिर निगल द्वार में ग्रास नली में भोजन को क्रमाकुंचन गति करने में दिक्कत होती है और वो आगे नहीं बढ़ पाता। इसीलिए कहते हैं कि भोजन को खूब अच्छे से चबाइए ताकि भोजन चिपचिपा हो जाए, छोटे छोटे कणों में टूट जाए और वो ग्रास नली में आराम से क्रमाकुंचन गति करते हुए अमाशय में पहुंच जाए। तो याद रखिएगा कि ग्रास नली की लंबाई, और इसमें पाचन नहीं होता है क्योंकि इसमें कोनो एंजाइम नहीं होता है, बस ये इसमें भोजन क्रमाकुंचन गति करते हुए धीरे धीरे कहां पहुंच जाते हैं, अमाशय में। और ग्रास नली से अब भोजन कहां पहुंच गया, अमाशय में। तो अगला हमारा हेडिंग रहेगा अमाशय। तो क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कौन से आहार नाल के कौन से अंग में पाचन नहीं होता है, तो भैया ग्रास नली में, क्योंकि इसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं। बात समझ पाया? तो याद रखिएगा, अगला हेडिंग डालिए अमाशय। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इधर आप समझ पाए। देखिए, भोजन को अंतर ग्रहण कर लिए मुख गुहा की मदद से, और भोजन में दांत उसको पीस पास के एकदम थुथुर महीन बना दिया। उसके बाद उसमें लार ग्रंथियों निकली, लार ग्रंथियों में से बहुत सारे एंजाइम मिल गए,
टाइलिन स्टार्च को पचा के माल्टोज में बदल दिया, लाइसोजाइम जीवाणुओं को मार दिया, म्यूकस भोजन को चिपचिपा बना दिया, जीव जो है वो उस लार को भोजन में अच्छे से मिला दिया। अब भोजन बोलस बन गया। अब बोलस आगे की तरफ आता है तो मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है, जहां से दो द्वार खुलते हैं, कंठ द्वार और निगल द्वार। कंठ द्वार जो आगे चल के श्वास नली में खुलता है, निगल द्वार जो आगे चल करके ग्रास नली में खुलता है। ग्रास तो भोजन जो है वो निगल द्वार से होते हुए ग्रास नली में पहुंच जाता है। ग्रास नली के बाद भोजन अब कहां जाएगा? अमाशय में। अब हेडिंग डालिए अमाशय। ठीक, तो अगला हमारा हेडिंग क्या रहेगा? अमाशय। तो अमाशय को हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, फिर अपलोड होने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक, आप लोग चिंता मत कीजिए, हम बहुत जल्द इस समस्या का भी समाधान कर लेंगे और आपको मैराथन क्लास शुरू कर देंगे। एक वीडियो में एक चैप्टर को खत्म कर देंगे। काफी तेजी से हम आपके सारे सिलेबस खत्म करेंगे, सारे एनसीईआरटी काफी तेजी से पढ़ाएंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। व्यवस्था अभी कम है लेकिन हौसला कम नहीं है, हौसला मेरा बुलंद है। हर समस्या से लड़ेंगे और आपके हर सपने को पूरा करेंगे, आपका भी और अपना भी हर सपना पूरा करेंगे। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज का ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट हमारा हौसला बढ़ाता है। और वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, उन दोस्तों को जरूर पहुंचा दीजिएगा जिनको पढ़ाई बोरिंग लगती है, उनको रटना बोरिंग लगता है, उनको ये पहुंचा दीजिएगा क्लास जरूर। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।